हेलो दोस्तों। ये पॉलिटी का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें करीब करीब 14 लेक्चर होंगे और इस पहले लेक्चर का नाम है जो है वो संविधान निर्माण। अब हम ये लेक्चर सीरीज जो है वो लगातार करते चल रहे हैं और यूट्यूब पर अभी आपको अल्टरनेट डे पर ही क्लासेस मिलती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको 2 लेक्चर अपलोड किए हुए थे, उससे पहले आपसे मैंने पूछा हुआ था कि अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन बताना है। सामान्य तौर पे कोई भी कमेंट नहीं आया लाइव के लिए, तो मेरा मानना है कि लाइव क्लासेस से बेहतर है कि चलो हम आपको रिकॉर्डेड ही अल्टरनेट डे पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों के कमेंट्स भी थे जो चाह रहे थे कि क्लासेस सीरीज जो है वो आपको एक साथ में मिल जाए और जल्दी और फ्रिक्वेंटली मिले, तो उनके लिए मेरा प्लान है एक, तो वो मैं प्लान में आपको आगे शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी हम जो है सीरीज स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एक पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो पीवाई की प्रैक्टिस है सब कुछ है, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। जो भी कुछ होगा मेरे पास जो प्लान है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसी भी देश का मौलिक कानून होता है, किसी भी देश का कोई मौलिक कानून क्या होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचे और मुख्य कार्यों को निर्धारित करता है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, प्रश्न का पूछने का तरीका ये है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक और चीज परिवर्तित कर दी है, वो है बाइलिंगुअल को छोड़ के यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कर दिया है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल में मतलब इंग्लिश में पढ़ाता नहीं था, तो मुझे लगा कि उसमें फालतू का क्यों करना। बाकी बाइलिंगुअल में अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस चाहते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस अगर चाहते हैं तो वो भी मैं अभी आगे आपको प्लान शेयर कर देता हूँ, सब कुछ शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं। तो सिंपल सा इसने पूछा है, किसी भी देश का जो मौलिक कानून होता है वो जो सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचे और जो मुख्य कार्यों को निर्धारित करता है। मतलब ऐसा कौन सा मौलिक कानून है जो सरकार के जो अंग हैं उनके ढांचा क्या होगा, उनके कार्य क्या होंगे, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, किस सीमा तक वो कार्य कर सकता है, उन सब चीजों का निर्धारण कौन करता है। तो क्या वो रीति रिवाज करता है? तो ऐसा तो नहीं कि कोई रीति रिवाज कर रहा होता है, रीति रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। रीति रिवाज नहीं कर रहा है ऐसा। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून कर रहा होता है? तो नहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, ये भी नहीं कर रहा है। तो कर क्या रहा है? दो बेसिकली कर कौन रहा है? संविधान ये सारी चीजें कर रहा है, जो संविधान बना दिया गया है। संविधान अगर देखो आप, अगर किसी आपने कई बार देखा होगा सड़कों पे जाते हुए, कई बार एक ट्रक चल रहा होता है। ट्रक जब जा रहा होता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, कई बार वो ढांचे बस का बना होता है, इस तरीके से उसका ढांचा बस होता है, उसपे उसकी बॉडी नहीं रखी होती है। तो जो संविधान है वो एक प्रकार का वो ढांचा बस है, जहां पर सरकार के जो अंग हैं, जो सरकार के अंग कौन कौन से हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो इनके अलग अलग शक्ति और कार्यों को इसमें निर्धारित किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर सिंपल सा एक किया गया है कि जैसे कौन कौन से सरकार के अंग हैं। सरकार के अंग देखें हम, सरकार के अंग, तो सरकार के अंग सामान्य तौर पे 3 अंगों में बांटा जाता है, और सरकार से ज्यादा बेहतर शब्द होगा शासन के 3 अंगों को। सरकार से ज्यादा बेहतर होगा शासन के 3 अंग, शासन के अंग बोलेंगे, ठीक है। सरकार को हम कोष्टक में लगा देते हैं कि शासन के 3 अंग। तो कौन कौन से 3 अंग हो जाएंगे? तो इनके 3 अंग जो हैं वो है, एक देखो विधायिका हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो 3 हो जाते हैं इसके, न्यायपालिका, ये 3 हो जाएंगे। अब इस ढांचे और इनकी शक्तियां, इनके जो कार्य हैं, यही सब निर्धारित जो कर रहा होता है वो संविधान निर्धारित करता है। संविधान क्या क्या निर्धारित कर रहा होता है अगर देखा जाए, तो संविधान क्या क्या निर्धारित कर रहा है, इनका ढांचा क्या होगा, कैसे ये कार्य करेंगे, क्या ये डेमोक्रेटिक रहेंगे, कैसे इनका चुनाव होगा, क्या होगा इनके अंदर, तो इनका जो ढांचा होता है वो निर्धारित करते हैं। ढांचा भी निर्धारित करता है। अब इनकी शक्तियां क्या होंगी, क्या विधायिका की क्या शक्तियां होंगी कि वो कार्यपालिका का कार्य ना करने लगे, कार्यपालिका की क्या शक्तियां होंगी कि वो न्यायपालिका का कार्य ना करने लगे। कई बार आपको लगता होगा कि आपने शब्द सुने होंगे न्यायिक सक्रियतावाद, कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के कार्यों को घुसकर कार्य कर रही है, न्यायपालिका है जो विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, जिसको न्याय सक्रियता कहते हैं। तो आपने ऐसे शब्दों का उपयोग सुना होगा। तो शक्तियां होती हैं, उनका निर्धारण होता है, उनकी सीमा होती है कि आपको इस सीमा तक काम करना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, आपको इस सीमा तक आपका काम है। तो उसके ढांचे हो गया, ठीक है, इसका शक्तियां हो गई, तो शक्तियों का निर्धारण हो गया। इसके अलावा क्या, इनके कार्यों का निर्धारण, क्या आप एक कार्य कर सकते हो, आपका काम है न्याय करना। विधायिका का काम है कानून बनाना, संसद के द्वारा कानून का निर्माण करना है। कार्यपालिका का काम है जो कानून बनाएगा उनको लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है कि उन कानूनों की समीक्षा करना। बेसिकली मूल काम तो यही है उनका, कि न्यायपालिका का मूल काम है न्याय समीक्षा करना। कई बार आपको लगता होगा कि यार इनका मूल काम क्या है, एनसीईआरटी हो गया है क्या?
फिर आपको लगता होगा नहीं इनका यार मूल काम हो सकता है स्ट्रीट डॉग देखना हो गया, तो इनके मूल काम नहीं है स्ट्रीट डॉग देखना, लेकिन वो अपने मूल काम बना लिए जब उनको लगता है कि कार्यपाल के कार्यों को नहीं देखना है, तो यहाँ पर वो ऐसे कार्य करने लगते हैं, तो संविधान का ये हो जाता है। अब वर्तमान में जो संविधान में है, तो संविधान में लगभग लगभग करीब करीब 465 अनुच्छेद हैं, लगभग 465 अनुच्छेद हैं, जबकि मूल संविधान में जो थे वो 395 अनुच्छेद थे। कितने? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वहीं पे जो अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वहीं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा भाग कितने थे? तो जो मूल संविधान में भाग थे वो 22 भाग थे, और वर्तमान के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है अध्यादेश। तो अध्यादेश देखो कुछ नहीं है, एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा जो कानूनों का निर्माण कर दिया जाता है, और निर्माण इन द सेंस एक अध्यादेश जारी कर दिया, एक राजपत्र जारी कर दिया जाता है, उसके माध्यम से तात्कालिक रूप से एक कानून का निर्माण हो जाता है। सारी शक्तियां वही होती हैं जो संसद के द्वारा निर्मित कानून की होती हैं, बस यहाँ पर ये होता है फिर 6 महीने बाद उसको अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, अगर जो भी सदन जो है वो कार्य में है। तो अब यह जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, और वहीं पर राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। कौन? राज्यपाल जारी करता है। तो आपको यहां पर इसको इतना ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। भारत जो है वो किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है? किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो एक तारीख आती है 26 नवंबर। अब 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाना शुरुआत होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 26 नवंबर को एक घटना घटित होती है। 26 नवंबर 1949 को, कब होती है? 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को इसी दिन अपनाया गया था। भारतीय संविधान को इसी दिन अपनाया गया था। संविधान को इसी दिन अपनाया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। और 26 नवंबर 1949 को ही कुछ जो प्रावधान थे, जैसे नागरिकता का प्रावधान हो गया था, वो पहले ही लागू हो गया था, नागरिकता का प्रावधान हो गया था। चुनाव जो था, चुनाव का प्रावधान थे, और प्रांतीय संसद से जो संबंधित प्रावधान थे, ये सारे के सारे लागू कर दिए गए थे पहले ही। अब जो संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? सबसे बड़ा प्रश्न आता है आपके सामने कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, वही हुई थी 2015 से। कब से हुई थी? 2015 से शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो सही आंसर है सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण को किसने लिखा था? तो जो भारत के संविधान का जो मूल हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुआ संविधान है, ये किस व्यक्ति ने लिखा हुआ था? तो इसमें जो है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो मूल संस्करण लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में हाथ से लिखा हुआ था। किसने लिखा हुआ था? इन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से सब कुछ लिखा हुआ था। और इसके अलावा जो हिंदी संस्करण है, हिंदी संस्करण, तो हिंदी संस्करण यह जो लिखा हुआ था, किसने? वसंत कुमार वैद्य ने लिखा हुआ था। वसंत कुमार वैद्य ने हिंदी संस्करण लिखा हुआ था। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है आपके सामने कई बार कि जो संविधान की सजावट है, चित्रांकन है, ये किसने किया हुआ था? तो ये 2 व्यक्ति थे इसमें शामिल थे। कौन थे? 2 व्यक्ति शामिल थे। किसके लिए? एक तो सजावट और चित्रांकन के लिए, चित्रांकन के लिए जो है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा थे। तो इन नाम आपको रट लेना है। इसके अलावा देखो बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार जो थे,
संवैधानिक सलाहकार, बी एन राव थे, बी एन राव थे। ठीक है। और इसके अलावा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जो पहली संविधान सभा था उसका चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1946 में, 1949 में, 1948 में। तो इसने देखो संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के महीने में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब? यहाँ पर देखो 1946 में हुआ था और जुलाई अगस्त के महीने में हुआ था। जुलाई और अगस्त के महीने में हुआ था। जुलाई और अगस्त के महीने में हो जाएगा, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी सा हम ये देख लेते हैं, संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें, संविधान सभा की कुल सीटें, संविधान सभा की कुल सीटें, कुल सीटें, कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें जो थी वो करीब करीब कितनी थी? 392। कितनी? यहाँ पर लिख लीजिए आप, 392 थी। हाँ सॉरी, 389, 389 सीट्स थी। अब इन सीट्स को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया था, जैसे कि 292 जो सीटें थी, 292 जो सीटें थी वो प्रांतीय विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य थे उनके में को दी गई थी। कौन? प्रांतीय विधानमंडलों के, विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को दी गई थी। इसके अलावा किसको दी गई थी? तो 93 सदस्य थे जो नामित सदस्य थे, 93 सदस्य थे, ये नामित सदस्य थे, रियासतों से नामित, सॉरी नामित सदस्य थे। कहां से? रियासतों से, रियासतों से नामित सदस्य थे। इसके अलावा कौन हो सकते हैं? तो 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 जो थे मुख्य आयुक्त, आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे, प्रांतों के प्रतिनिधि थे। इस तरीके से जो है वो करीब करीब 389 सदस्य थे। अब यहाँ पर एक और चीज आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक हुई। अभी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें जो सदस्य उपस्थित थे वो कितने थे? 211 सदस्य उपस्थित थे, 211 सदस्य उपस्थित रहे, सदस्य उपस्थित रहे। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलनी है, अपने पास एक बुक या कोई भी रफ कॉपी रखनी है और नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये चीज समझ में आएगी कि पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। देखो सामान्य तौर पर ट्रेंड चेंज हुआ है, अब जो पैटर्न है वो एकदम अलग तरीके से पैटर्न आ गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था स्टेप फॉरवर्ड, जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, बट अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। ट्रेंड किस तरीके से आ गया? पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके एक विकल्प होता है, 2 विकल्प होता है और 3 होता है, जो कि एक यूपीएससी का पैटर्न था। फिर उसमें पूछा जाता है केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस तरीके का पैटर्न भी अब पूछा जाने लगा है, जहां पर सामान्य तौर पे एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी। जब एग्जाम पास में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो यूटिलाइज करना है, आपको कैसे उसका प्रयोग कर सकते हो आप बेहतर तरीके से। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा आगे। अगर आप सीरीज फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी धीरे धीरे करके, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, बहुत अच्छे से बताता चलूंगा प्रॉपर्ली तरीके से। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के देखो अभी यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, स्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष। अब आपको ये चीज कैसे डिसाइड करनी है कि स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछना है।
तो देखो ये विकल्प से डिसाइड होगा। कहाँ से? विकल्प से डिसाइड होगा। अगर विकल्प में जो है अस्थायी अध्यक्ष का नाम दिया होता तब भी आपको स्थायी अध्यक्ष चूज करना था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के रूप में वर्ड यूज किया गया, अध्यक्ष के रूप में। अगर अगर अस्थायी अध्यक्ष का पूछा होता तो उन्होंने पहले ही अस्थायी शब्द का प्रयोग कर दिया होता सामान्य तौर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रखना ध्यान क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा गया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछा गया, किसे चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, या भीमराव अम्बेडकर को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? किसको चुना गया था? तो ये जो चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखो अस्थायी अध्यक्ष का नाम जो है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं पर इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी और एससी मुखर्जी थे। कौन कौन से उपाध्यक्ष थे? तो यानी कि कहने का मतलब हो गया दो उपाध्यक्ष थे। कौन थे? दो उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, और दूसरे जो थे वो थे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। तो ये दो लोग जो थे वो अस्थाई सॉरी स्थायी उपाध्यक्ष थे, मतलब स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये स्थायी उपाध्यक्ष थे। अब इसके अलावा देखो जवाहरलाल नेहरू थे तो वो भी समितियों के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी समितियों के अध्यक्ष थे। अब एक किन समितियों के अध्यक्ष थे? वो सबसे बड़ा प्रश्न आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू किन समितियों के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर मैं आपको दो समितियों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति। तो जो संघ शक्ति समिति थी, इसके अलावा संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति थी। ये दोनों अलग अलग समितियां हैं, यहाँ पे ध्यान रखना एक समिति नहीं है। कंफ्यूज मत हुआ करो, कई बार इस सारी चीजें कंफ्यूज होने वाली होती हैं, इन पे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन संघीय संविधान समिति थी। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रांतीय संविधान समिति थी या सलाहकार समिति थी। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, ये कौन सी समिति? प्रांतीय सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। और कौन सी थी? और थी प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ पर प्रांतीय सलाहकार समिति नहीं, सलाहकार समिति अकेला, और दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये नाम आपको याद कर लेने हैं, कौन सी समिति की किसने अध्यक्षता की हुई थी। ध्यान से एक एक करके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, या फिर पी सुब्बारायण को, या गोपीनाथ बोरदोलोई को? तो किसको संविधान का है जो जनक कहा जाता है? जनक मतलब सिंपल सा है कि उनकी जो है मतलब ज्यादा भूमिका रही है। जनक वर्ड का अगर यूज किया जाए तो क्या है? अधिकतर भूमिका इनकी रही है। किसकी रही इतनी भूमिका? तो आपको अच्छे से पता है जो सबसे अधिक भूमिका रही है संविधान निर्माण के लिए, वो सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की थी। किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की। तो इन्हीं को, भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और इन्हीं ने ही मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने ही प्रारूप समिति की अध्यक्षता की हुई थी। अब इसकी जो जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति की स्थापना जो है, स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से संविधान के लिए चुना गया था इसको। ठीक है, कहां से? कौन से निर्वाचन, मतलब जो भीमराव अंबेडकर जी को
बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुना गया था इनको। बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्यता के लिए चुना गया था। संविधान सभा की सदस्यता के लिए चुना गया था, चुना गया। तो यहाँ पर एक चीज ये भी है। इसके अलावा देखो, एक व्यक्ति का नाम लिखा है गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई थे कौन? तो देखो, इस संविधान सभा के तो सदस्य थे ही थे, इसके अलावा ये थे असम के पहले मुख्यमंत्री थे। ये थे असम के पहले मुख्यमंत्री, असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना ना, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा छठवें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो संविधान सभा की जो है स्थापना वो किस वर्ष में की गई थी? अब देखो यहाँ पर वर्ष पूछा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। देखो, संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को की गई थी संविधान सभा की स्थापना। अब अगर आपसे तारीख पूछ ली जाए तो तारीख भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं आपको। तो स्थापना जो है वो 6 दिसंबर 1946 को की गई थी, 1946 को की गई थी। इसके अलावा इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो सदस्य उपस्थित थे वो कितने थे? 211 थे, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा संविधान सभा में कुल मिला के करीब करीब 24 लगभग 21 समितियां थी। करीब करीब कितनी? 21 समितियां थी। कितनी? 21 समितियां थी, जिनमें की 8 प्रमुख समितियां थी और 13 जो थी वो उप समितियां थी। ठीक है, तो समितियां जो थी वो कुल कितनी थी? 21 करीब करीब थी। समितियां कितनी थी? 21 थी, जिसमें की प्रमुख समितियों के अगर नाम बोला जाए तो प्रमुख समितियां जो थी वो कुल कितनी थी? 8 समितियां थी। अब यहाँ पे नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा सारे के सारे, हो सकता है आगे अभी आपको प्रश्न मिलेंगे और सारे के सारे जब प्रश्न मिल जाएंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। जो प्रमुख समितियां थी वो कुल कितनी थी? 8 प्रमुख समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां थी। इसके अलावा जो है उप समितियां कुल कितनी थी? उप समितियां, जो उप समितियां थी वो टोटल जो थी वो 13 उप समितियां थी, 13 उप समितियां थी। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आपने सुना होगा कि संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष का समय लगा था? तो अलग अलग जगह पे देखो अलग अलग लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पर संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में कुल जो है 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा हुआ, 17 दिन का समय लगा था, समय लगा हुआ था। तो आपको ये सारे पॉइंट नोट कर लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1946 सही आंसर, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 1946 में बी एन राव को भारतीय संविधान की मूल मसौदा समिति में किस रूप में नियुक्त किया गया था? बी एन राव को जो है वो भारतीय संविधान की मूल मसौदा समिति में किस रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनको जो मसौदा समिति में नियुक्त किया गया था वो बेसिकली एक प्रकार से संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके रूप में? संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था बी एन राव को। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बी एन राव का फुल फॉर्म क्या था आपने कई बार सुना होगा, तो सर बेनेगल नरसिंह, NURSING नहीं है, NARSING है। ठीक है, नरसिंह और राव RAU, तो सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का जो है सलाहकार नियुक्त किया गया था। और इन्हीं ने जो है संविधान का जो प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था, इन्हीं ने किया हुआ था। अब इसके जो मुख्य प्रारूपकार थे संविधान सभा के, जो मुख्य प्रारूपकार थे, तो संविधान के जो मुख्य प्रारूपकार जो थे वो थे SN मुखर्जी, SN मुखर्जी।
तो एस एन मुखर्जी जो थे वो मुख्य प्रारूपकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, तो भीमराव अम्बेडकर जी जो जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? संविधान सभा को जो है वो किस वर्ष में अपनाया गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, थोड़ी सा पहले भी बताया हुआ था, संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पर चुने गए थे। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 लिखा है, 26 नवंबर 1949 को जो है सबसे पहले संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और जो पूरी तरीके से लागू हो गया था वो कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो चुका था। ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो चुका था। और मैं आपको ये भी चीज बता चुका हूं आपको कि संविधान सभा के जो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 17 दिन का समय लगा हुआ था। इसमें जो कुल व्यय आया हुआ था संविधान बनाने में, कुल व्यय जो है, कुल व्यय लगभग 64 लाख रुपए आया हुआ, 64 लाख रुपए आया हुआ था। और 26 नवंबर को ही है संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर है जो वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। संविधान मसौदा समिति ने भारतीय संविधान का जो पहला मसौदा कब प्रकाशित किया हुआ था? अब देखो, जो मसौदा समिति थी या प्रारूप समिति थी, तो मसौदा समिति को बेसिकली प्रारूप समिति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ऐसी चीज, मसौदा समिति तो प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति ने जो है भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया हुआ था? तो जून 1948 में, मई 1948 में, या जनवरी 1948 में, या फरवरी 1948 में। तो देखो, सबसे पहले मसौदा तैयार किया गया था वो फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने। फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अब देखो, प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं हम, प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? मैं आपको पहले ही बताया हूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। रट्टा मार लेना इसका आपको अच्छे से, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है अधिकतर समय पर। अब इसमें अध्यक्ष के अलावा जो थे वो करीब करीब इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य में कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसके अलावा कौन थे? ये तो पहला नाम हो गया। इसके अलावा दूसरा नाम देख लेते हैं। दूसरे जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार। और भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, अयंगार हो जाएंगे इसमें, अयंगार या अयंगर भी कहा जाता है में। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, तो बी आर अम्बेडकर। अंगेस्ट खड़ा होना इनका बिल्कुल कर्तव्य ही था, तो भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी राव अम्बेडकर। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह हो जाएंगे। इसके अलावा के एम मुंशी, के एम मुंशी हो जाएंगे, के एम मुंशी हो जाएंगे। और इसके अलावा बी एल मित्तल, बी एल मित्तल। अब बी एल मित्तल के बाद हुआ क्या था कि बी एल मित्तल की तबीयत खराब हो गई, तो इस यहाँ इनकी जगह पे कौन आ गए? माधव राव आ गए, माधव राव आ गए। और इसके बाद यहाँ पर डीपी खेतान थे, 7वें नंबर के सदस्य जो थे वो थे डीपी खेतान। तो डीपी खेतान के रिटायर और मृत्यु हो जाने के पश्चात जो है टीटी कृष्णामाचारी आ गए। यहाँ पर खेतान की जगह पे टीटी कृष्णामाचारी आ गए, टीटी कृष्णामाचारी आ जाएंगे। इस तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फरवरी 1948। तो 10वें का जो है फरवरी 1948। अब देखो, मैं आपको पहले बता रहा था
कि मेरे पास एक प्लान है छोटा सा, कि जो बच्चे चाहते हैं कि उनको क्लासेस लगातार मिलें, वो चाहते हैं कि भाई क्लासेस जो हैं वो उनको अच्छे से मिल जाएं, पूरी तरीके से मिल जाएं और एक साथ में मिल जाएं। तो उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्लान था कि एक मैंने बैच लॉन्च किया है हमारे ऐप पर, प्राइम एकेडमी ऐप पर। तो आप प्राइम एकेडमी डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर से जाकर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रैंक अप PYQ के नाम से आप अगर जाओगे, पेड कोर्स के सेक्शन में जाओगे, वहां पर SSC सिलेक्ट करोगे और वहां पर आपको मिलेगा रैंक अप PYQ, SSC एग्जाम 2026 और 27 के लिए। यहाँ पर आपको कोर्स में मिलेंगे दो चीज, एक तो लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर जैसे ज्योग्राफी के हो गए हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, पॉलिटी के भी आपको लेक्चर अगले एक वीक में ही सारे के सारे एक साथ में मिल चुके होंगे लेक्चर, हिस्ट्री के भी उसके बाद अपलोड हो जाएंगे। बाकी साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, जो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ प्रश्न, आप जो यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ सेम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ में। PDF फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे PDF फॉर्म में नहीं, आप वहां पर CBT एग्जाम के थ्रू लगा सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जिस तरीके से आप मान लो चाहते हो फील लेना चाहते हो, एग्जाम फील लेना चाहते हो, तो वो आप वहां पर ही प्रैक्टिस सेट में लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसका जो प्राइस रखा हुआ है 199 रखा हुआ है। देखो सामान्य तौर पे बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों में, इसलिए इसकी जो प्राइस रखी है वो 199 रखी हुई है। लेकिन मैं अभी आपको, अगर आप आज या कल या परसों अगर कुछ दिनों में परचेज करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक QR कोड मैं दे दे रहा हूँ, QR नहीं, आपको कूपन कोड दे दे रहा हूँ। तो एक कूपन कोड वहां पर डाल देना है आपको बैच परचेज करने के दौरान, तो आपको यही बैच जो है 149 में मिल चुका होगा। कितने का? 149 का ये बैच मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाओगे और PY और Q कैपिटल में डालना है और 50 ये अगर आप डाल दोगे तो आपको यही जो है वो कितने में मिल जाएगा, ये सेम चीज आपको मिल जाएगी 149 में मिल जाएगा। अगर आप प्राइस चाहते हैं कि 149 में परचेज कर लेंगे। अब 149 में आपको बहुत ज्यादा फायदा है। सबसे पहले आप यूट्यूब की एड से बच जाओगे, आपको एक जगह पे सारी चीजें संग्रह में मिल जाएंगी, बिना किसी जो भी उसमें मैंने जो टाइम जैसे ज्यादा कहीं पे लिया हुआ है या बहुत ज्यादा बकवास की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, वो सब मैं कट पीट करके दूंगा आपको। तो एकदम क्लीन आपको जो है सारा का सारा कोर्स मिल चुका होगा एक जगह पे। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है। और बाकी अगर चलिए आपको ये भी नहीं करना है तो आपके लिए उसके बाद भी हमारे पास एक और सुविधा है, क्राइम GS प्रैक्टिसपीडिया, जहां पर आप जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ मॉक टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्राइम GS प्रैक्टिसपीडिया, यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक GK के ऐड हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो जल्द ही यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जल्द ही एक ऐप में अपडेट आई थी तो उसकी वजह से थोड़ी सा डिले हो गया था काम, लेकिन अब जल्द ही वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल चुकी होंगी। सारे के सारे जो प्राइम GS प्रैक्टिसपीडिया है वो नेक्स्ट 2-3 वीक में सब कुछ यहाँ पर मिल चुका होगा। इसके अलावा अगर आप रैंक अप PYQ ज्वाइन कर लेंगे तो मैं इसके बात का श्योर हूँ कि अगले 1 महीने में ही आपका लगभग 1 या 2 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। जब तक आपका SSC CGL एग्जाम आएगा तब तक आप जो लिटिल बॉय बुक जैसी जो कंप्लीट मोटी बुक है आप कंप्लीटली कर सकते हो प्रैक्टिस तरीके। और यहाँ पर एक PYQ है, कोई बुक नहीं है, मैं कह सकता हूँ बुक नहीं है कोई भी, खाली और खाली PYQ हैं। मैंने मिक्सअप PYQ भी किए हुए हैं, कुछ ऐड किए हुए हैं, जिससे कि आपको ये चीज ना फील हो कि यार एक ही बुक दे दी या किसी की बुक आपको कॉपी करके दे दी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, सबकी सब चीजें जो हैं वो आपको बहुत शार्प वे में मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, रैंक अप PYQ की जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितना ज्यादा होगा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर हो सकता है। तो रैंक अप PYQ को ज्वाइन कर लीजिए। कोड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से आपको वो कोड बता देता हूँ। तो कोड आप यहाँ पर लिख लीजिए, कौन सा? PYQ50, PYQ50 नाम से एक कोड आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आसानी से, तो आप आराम से ज्वाइन करो इसको और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखो कई सारे टीचर्स ने आपको बोला होगा कि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है, GS में आवश्यकता नहीं है। देखो नहीं है आवश्यकता, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको आवश्यकता पड़ सकती है, इसी की आवश्यकता पड़ेगी एक्यूरेसी के लिए। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी वो तभी आएगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे प्रश्नों की, सारे PYQ की प्रैक्टिस करोगे तभी। ठीक है, तो आपको बैच अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। बैच तो डला हुआ है, वो अपलोडेड है, सब चीजें वहां पर अपलोडेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि यार मतलब एक ऐसा बैच मिल जाए, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे जिन्होंने संविधान के दस्तावेज को तैयार किया था? तो कौन संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे जिन्होंने जो है
संविधान के दस्तावेज को तैयार किया था। तो संविधान का मतलब संविधान ही तैयार किया था, उसका कहने का मतलब ये है। के एम मुंशी थे, या बसंत कृष्ण वैद्य थे, एस एन मुखर्जी थे, या एच बी आर एंगर थे। तो कौन थे इनमें से? तो बेसिकली इनमें थे एस एन मुखर्जी। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एस एन मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है, और के एम मुंशी जो थे रूप प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी जो थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इन्होंने जो है कार्य सूची समिति की भी अध्यक्षता की हुई थी। के एम मुंशी ने किसकी अध्यक्षता की हुई थी? तो कार्य समिति की अध्यक्षता की हुई थी, कार्य सूची समिति की अध्यक्षता की हुई थी, अध्यक्षता की हुई थी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा बसंत कृष्ण वैद्य जो थे, उन्होंने जो है हिंदी में हस्तलिखित संस्करण तैयार किया हुआ था। और बी एन राव जो थे वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, एस एन मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, यह कथन किसने दिया हुआ था? तो देखो, इसमें सिंपल सा एक कथन पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है बिना बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और पहली ही सद में, मतलब जैसे ही बात उठी वयस्क मताधिकार की, संविधान को प्रोवाइड कर दिया गया। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, सीधी सी बात कही गई थी। एम एन राय के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सरदार पटेल के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये जो बात उठाई गई थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनके द्वारा साफ साफ किया गया था कि एक स्वतंत्र स्वतंत्र होनी चाहिए, और स्वायत्त संविधान सभा होनी चाहिए, स्वायत्त संविधान सभा होनी चाहिए। एम एन राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय थे। यहाँ पर जो एम एन राय हैं, मानवेंद्र नाथ राय, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। इसने इन्होंने एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, पार्टी की स्थापना की थी, स्थापना की थी। ठीक है, इसके लिए इसको लिख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने देखो संविधान सभा की जो मांग जो है सबसे पहले उठाने का श्रेय इन्हें को ही दिया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है वो संविधान सभा का समर्थन किया हुआ था। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13वां। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया हुआ था? तो किस वर्ष किया हुआ था ये? तो ये जो उन्होंने किया हुआ था 1928 में किया हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में। किसने? नेहरू रिपोर्ट में, 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सब चीजें तैयार हुई थी, नेहरू रिपोर्ट में तैयार हुई थी। अन्य प्रमुख सदस्यों में जो है तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। तो इसकी जो नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख सदस्य थे, प्रमुख सदस्य, तो प्रमुख सदस्य में कौन कौन हो जाएगा? सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। इसके अलावा कौन हो जाएंगे? अली इमाम हो जाएंगे, अली इमाम और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इस सारे लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। अब इस रिपोर्ट की, जो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में से अगर देखा जाए तो 3 सिफारिशें सबसे प्रमुख थी। एक तो थी भारत के लिए संपूर्ण प्रभुत्व का, यानी कि प्रभुत्व का जो है वो दर्जा मिले, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो है 19 मौलिक अधिकारों की मांग रखी हुई थी। कितने? 19 मौलिक अधिकारों की, 19 फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी हुई थी इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था।
अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? कौन जो है भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? अब राजनीतिक दर्शन बताना है आपको, नहीं है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि राजनीतिक दर्शन नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से जो है वंचित समुदायों के प्रति संवेदनशील होना, तो ये वाला जो है एक प्रकार का राजनीतिक दर्शन है। राजनीतिक दर्शन इसमें छुपा हुआ दिखाई देता है। सामुदायिक मूल्यों के प्रति खुला होना, ये भी एक राजनीतिक दर्शन है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, ये भी एक जो है राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। वहीं पर इसमें लिखा है एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना, तो ये वाला जो है वही एक प्रकार का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भारत एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन में और अगर देखा जाए तो राजनीतिक दर्शन में कौन कौन से आ जाएंगे? राजनीतिक दर्शन में जो है वो आ जाएगा शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण आ जाएगा। इसके अलावा नियंत्रण और संतुलन आ जाएगा। नियंत्रण और संतुलन आ जाएगा। नियंत्रण और संतुलन आ जाएगा। और इसके अलावा संसदीय प्रणाली आ जाएगी जो राजनीतिक दर्शन में, संसदीय प्रणाली आ जाएगी। इसके अलावा सीमित सरकार आ जाएगी। सीमित सरकार आ जाएगी। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेनी है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर है। अगला प्रश्न चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है 15वां नंबर। जीवी मावलंकर भारतीय संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्र की समिति थी, या विधायी कार्यों की समिति थी, या कार्य सूची समिति थी, या राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थायी समिति थी? तो जीवी मावलंकर का फुल नाम, जीवी मावलंकर का फुल नाम जो है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्होंने जो है संविधान सभा की विधायी कार्यों की समिति के अध्यक्ष थे। ये विधायी कार्यों की समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर और स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी जो सलाहकार समिति है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र समिति है जो, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की हुई थी वो किसने की हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की हुई थी। ठीक है, इसको याद रख लेना। और कार्य सूची समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के एम मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इनमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे। तो इनमें से इसमें पूछा हुआ है कौन सा जो व्यक्ति था वो ब्रिटिश मंत्री, मतलब इस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, कौन सा मंत्री शामिल नहीं था वो पूछा गया है इसमें। तो अगर पहले देख लेते हैं कि वो कौन से 3 व्यक्ति थे जो इसमें शामिल थे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जो सर पैथिक लॉरेंस हैं। तो भारत के राज्य सचिव थे सर पैथिक लॉरेंस। ये भारत के राज्य सचिव थे, तत्कालीन भारत के राज्य के सचिव। ठीक है, भारत के राज्य सचिव थे, और इसके अलावा थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो एवी अलेक्जेंडर हैं ये नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री थे।
आती है बात लॉर्ड वेवल की। तो लॉर्ड वेवल जो थे उस समय के वायसराय थे, तो ये जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड वेवल जो हैं वो क्या थे, उस समय भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे तत्कालीन समय में, वायसराय थे तत्कालीन समय में, तत्कालीन समय पर, ठीक है। और इन्हीं के समय पर, लॉर्ड वेवल के समय 1945 में वेवल योजना प्रस्तुत की गई थी, जो कि बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस को संतुष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई थी। और जो वेवल योजना थी जो 1945 में लाई गई थी, यह असफल योजना थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन का कौन हिस्सा नहीं था, तो लॉर्ड वेवल जो है वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उल्लेखित नहीं है। उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान में उल्लेखित ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष के अलावा और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, इसके अलावा समाजवादी जो है शब्द, समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी के बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। ये तीनों शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भारत को बेसिकली क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है, अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है सामान्य तौर पे। तो इसमें जो है देखो अब यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में जो है आपको गणराज्य शब्द भी मिल जाता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी मिल जाता है और समाजवादी शब्द भी मिल जाता है, बट संहिता जो शब्द है वो कहीं पे नहीं मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में जो संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द मिलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर जो यहाँ पर जो संहिता वर्ड है वो नहीं मिल रहा होता है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और भारत को क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है, फेडरल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है, अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सभी देशों में संविधान होने की संभावना होती है। कौन सा संविधान होने की संभावना होती है, क्या वो साम्यवादी संविधान होने की संभावना होती है, लोकतांत्रिक संविधान होने की संभावना होती है, या कुलीन तंत्रीय अधिनायकवादी। तो सामान्य तौर पर जो लोकतांत्रिक देशों में जो है संविधान होने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एक वर्ड जरूर दिया है। लोकतंत्र में जो है नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को लिखित रूप में परिभाषित करना आवश्यक होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि लोकतंत्र में होना क्यों आवश्यक है, एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, क्या है कि लोकतंत्र में नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों के अधिकारों और सरकार की सरकार की शक्तियों को लिखित रूप में परिभाषित करना आवश्यक होता है, लिखित रूप में परिभाषित करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि जो अब्राहम लिंकन थे, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र को लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन कहा जाता है। इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए, किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये क्या कहा था कि लोगों का लोगों के लिए लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है, लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है, लोगों द्वारा शासन है। इस सबसे फेमस परिभाषाओं में से एक है जो सामान्य तौर पर प्रश्नों मतलब पूछी जाती रही है। तो इसको आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, ठीक है। लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने पूछा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा ने जो है मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता को अनुमोदित किया हुआ था। तो मई 1947 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अनुमोदित किया हुआ था, इसमें बोला हुआ है।
इसके अलावा संविधान सभा ने जो है जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा ने जो है जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया था, और संविधान सभा ने जुलाई 1946 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कब किसको अपनाया गया था। तो देखो, सबसे पहले बात आती है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो ये दोनों जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इसने पूछा संविधान सभा ने जो है जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो ये वाला सही हो जाता है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि जो संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता को अनुमोदित किया हुआ था, तो मई 1947 में नहीं, बल्कि मई 1949 में स्वीकृत की गई थी। कब? मई 1949 में स्वीकृत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रख लेना है आपको। तो ए वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है, और ए वाला भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा संविधान सभा ने जो है जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया हुआ था। तो कब अपनाया हुआ था? ये उसने बोला है जुलाई 1949 में। तो देखो, जुलाई 1949 में नहीं अपनाया था, बल्कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया हुआ था, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। इसमें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल इसमें जो महिला सदस्य थी वो थी 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15 महिला सदस्य थी। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी। अब जब यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए, तब कुल मिलाकर 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। अब इनमें से कुछ प्रमुख महिलाएं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अब राजकुमारी अमृत कौर को नाम याद तो रखना है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। इसके अलावा सुचेता कृपलानी। मैं सारे नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ, आपको कुछ नाम तो अभी बता देता हूँ आपको। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और इसके अलावा हंसी जीवराव मेहता थी। हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम बेगम एजाज रसूल थी। ये सारे लोग शामिल थे, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। इसमें पूछा मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेख शैली में किसने लिखा था? तो जो हस्तलेखन लिखा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एक बसंत कृष्ण बेद थे, उन्होंने हिंदी संस्करण को सुलेख शैली में हाथों से लिखा हुआ था। वहीं पर जो अंग्रेजी संस्करण लिखा हुआ था वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ था, ठीक है। और संविधान की सजावट और चित्रांकन जो है वो नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया हुआ था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद सही हो जाएगा, तो सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो किस धारा के तहत पूछा है, मतलब थोड़ी सा डीप क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी धारा आप बता सकते हो। 6(2) है, या 10(1) है, या 12(2) है, या 8(1) है, इनमें से कौन सी धारा है? तो देखो, भारतीय संविधान अधिनियम की जो 1947 की धारा है वो है धारा 8(1). धारा 8(1) के तहत जो है संविधान सभा को नए स्वतंत्र भारतीय प्रभुत्व के विधानमंडल के रूप में मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है 8(1) में। जब आप 8(1) पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी आपको। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? एक तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ था संविधान सभा को नए स्वतंत्र भारतीय प्रभुत्व के विधानमंडल विधानमंडल के रूप में मान्यता
दी गई थी, दी गई थी। तो 8(1) के तहत हो जाएगा ये, ठीक है। और यह मान्यता जो थी वो तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि नया संविधान लागू नहीं हो जाता है। और इसी अधिनियम के तहत, जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 था, इसी के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र प्रभुत्व राज्य जो है अस्तित्व में आए थे, या देश अस्तित्व में आए थे। तो भारत और पाकिस्तान भी इसी के थ्रू अस्तित्व में आए थे, भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी या सदन समिति के अध्यक्ष पूछा हुआ है, कौन थे? तो जो इस समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन? ए नंबर सही है, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। जो सदस्यों के आवास और सुविधाओं के लिए उत्तरदायी थी, ये जो कमेटी थी, हाउस कमेटी थी, ये किसके लिए थी? सदस्यों के आवास, आवास और सुविधाओं के लिए उत्तरदायी थी, सुविधाओं के लिए उत्तरदायी थे, उत्तरदायी थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ ए वी ठक्कर लिखा है नाम, तो ए वी ठक्कर कौन थे? ये जनजातीय कल्याण संबंधी कार्यों पर ध्यान ध्यान केंद्रित करते थे। जनजातीय, जनजातीय कल्याण संबंधी कार्यों पर, कार्यों को करते थे, कार्यों को करते थे। और जेवी कृपलानी कौन थे? ये मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और के एम मुंशी जो हैं वो कार्यसूची समिति की अध्यक्षता की थी इन्होंने, कार्यसूची समिति की अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? इन्होंने पूछा हुआ है, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो भारतीय संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष पूछा हुआ है। साख समिति के थे, संघीय शक्तियों समिति के अध्यक्ष थे, कार्यसूची समिति के थे, या मौलिक अधिकार उस समिति के अध्यक्ष थे? तो देखो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो संविधान सभा की जो साख समिति थी, प्रेसिडेंशियल कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे साख समिति, यानी कि प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल कमेटी, कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। वहीं पर जो संघीय शक्तियों की समिति थी उसके अध्यक्ष जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके, इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और कार्यसूची समिति की अध्यक्षता जो थी वो के एम मुंशी ने की थी, के एम, के एम मुंशी ने की थी, के एम मुंशी ने की थी। और मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? अभी भी मैंने बताया हुआ था, जेवी कृपलानी ने की थी, जेवी कृपलानी ने की थी, ठीक है। इसके अलावा जो जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एक प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। इसके प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, के भी सदस्य थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। साख समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। संविधान सभा का जो है 10वां सत्र सत्र जो है वो कब आयोजित हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 14 से 31 जुलाई 1947 के बीच में, या 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के बीच में, या 16 मई 16 जून से लेकर 1949 के बीच में? तो संविधान सभा का जो 10वां सत्र था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में आयोजित हुआ था, 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में आयोजित हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा के कुल कितने? 11 सत्र आयोजित हैं, कुल जो है कुल 11 सत्र आयोजित हुए हैं, आयोजित हुए हैं, ठीक है।
इसमें जो पहला सत्र है, पहला सत्र पहला सत्र है 9 से 23 दिसंबर, 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, 40 को हुआ था, ठीक है। वहीं पे जो अंतिम सत्र था, अंतिम सत्र था, वह जो हुआ था अंतिम सत्र यानी कि 11वां सत्र था, वो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ, 1949 के बीच में हुआ था, ठीक है। और 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक यह सत्र चला हुआ था, प्रथम वाचन का था, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन 1946 के मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बनी थी, है ना। इनमें से कौन सी व्यक्ति थी जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बनी थी। ये मैं अभी अभी आपको बताया भी था, जिनका नाम है अम्मू स्वामीनाथन थी, जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बनी हुई थी, ठीक है। कब? 1946 में। तो 1946 में और संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थी। वहीं पे जो हंसा जीवराज मेहता थी, यह कहाँ से निर्वाचित हुई थी? बॉम्बे से निर्वाचित हुई थी, बॉम्बे से निर्वाचित हुई थी। और इन्होंने जो है मानवाधिकारों पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। कमला चौधरी जो थी, इन्होंने जो है उस संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधित्व कर रही थी, संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है। और बेगम एजाज स्कूल जो है वो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, और ये भी जो है उस संयुक्त प्रांत से थी, एकमात्र एकमात्र मुस्लिम महिला, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए इनको हल करना भी आवश्यक है। इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, बिल्कुल सही है भाई। जिनमें से कितने सदस्य जो हैं रियासतों के प्रतिनिधि थे? रियासतों के प्रतिनिधि पूछे हुए, इसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, सामान्य तौर पर जो सीटों को है वो 3 तरीके से बांटा गया था। तो 389 सीटें थी, इनको 3 तरीके से बांट दिया गया था। 292 जो सीटें गई थी, 292 थी, वो प्रांतीय विधानमंडलों, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए थी, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए थी, प्रतिनिधियों के लिए थी, ठीक है। इसके अलावा जो है जो 93 सीटें थी वह बेसिकली देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए थे, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए थी। और इसके बाद जो आता है वो आता है 4 सीटें। तो 4 सीटें जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए थी, मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए थी, प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए थी, प्रतिनिधियों के लिए थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 सीटें थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का, इसने पूछा हुआ है। सरोजनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इन्होंने पूछा है अंतरिम अध्यक्ष, यानी कि अंतरिम अध्यक्ष का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष। कौन? इनका जो अंतरिम अध्यक्ष का मतलब हो गया अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा का बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अब सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पर सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। वहीं पर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, पहली बैठक में ही इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था,
स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और 1925 में जो है कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। यहाँ पर देखो सरोजिनी नायडू ने लिखा ना, जो कि सरोजिनी नायडू ये कौन थी, देखो इन्होंने 1925 में इन्होंने क्या किया हुआ था, कानपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी इन्होंने, और कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने जो की हुई थी, ये पहली भारतीय महिला थी, अध्यक्षता की हुई थी इन्होंने, ये पहली भारतीय महिला। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी, सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना है। सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, हमें इस पूरे कथन पर विचार करना है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरी एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? बहुत डीप क्वेश्चन है। और देखो, जो सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की समानता पर बात कर रहा है वो कौन होगा, असमानता की जो बात करेगा वो कौन होगा, तो वो होंगे भीमराव अंबेडकर जी। सबसे पहले याद रख लीजिएगा, जब भी कोई असमानता की बात की गई, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर, उन्होंने बोला था समाप्त ना करने पर लोकतंत्र में खतरे में पड़ने की बड़ी चेतावनी थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। जबकि आज के समय पे ये सब चीजें और ज्यादा मात्रा पे बढ़ रही हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि संविधान सभा ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई थी और ब्रिटिश योजना को उसी तरह से लागू कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे? तो ये किसने मतलब योजना बताई थी, किसने बोला हुआ था ये सारी चीजें, चेतावनी दी थी एक प्रकार की, तो चेतावनी दी थी वो दी थी सोमनाथ लाहिड़ी ने। किसने? सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और यह सभा जो है, इन्होंने बोला संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी कि यह सभा जो है ब्रिटिश योजना के अनुसार कार्य कर रही है। उन्होंने साम्यवाद एवं समाजवाद पर विषय पर पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी थे। ये जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, और आपूर्ति मंत्री थे, आपूर्ति मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद समाप्त होने से पहले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसने पूछा है स्थायी रूप से जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो रहा था तो पहले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सीधी सी बातें बोली गई थी, मतलब भारत में टोटल खत्म हो रहा था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो स्वरूप हो रहा था, अब गवर्नर जनरल का जो पद समाप्त होने से पहले अंतिम गवर्नर जनरल का कौन थे? तो लॉर्ड मेंटर में थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वो थे। तो देखो, जो श्री राजगोपालाचारी थे यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यानी कि बी नंबर जो हो जाएगा, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1948 से लेकर 1950 तक 1950 तक इन्होंने पद संभाला था, इन्होंने पद संभाला था। ठीक है, और यह एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे, एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखो, फिर से सेम बात पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले ही क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, मैं यूट्यूब पर देखो अब अंतिम तक हमारे अल्टरनेट डे पर ही क्लास अपलोडेड होती रहेंगी, लेकिन सारी की सारी क्लासेस जल्द से जल्द जितनी हो सकता है यहाँ पर आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा रैंक अप PYQ पर। तो आप रैंक अप PYQ को ज्वाइन कर सकते हैं, 199 का है अभी फिलहाल। और अगर इसमें आप एक कोड यूज कर लेंगे जिसका नाम है, ये वाला कूपन कोड यूज कर लेंगे PYQ50, तो इस कोड को यूज करके जो है PYQ50, ठीक है,
तो इस कोड के माध्यम से आप जो है इसमें 50% लगभग 50 रुपये का डिस्काउंट पाएंगे और आपको अब यह है 149 रुपये का मिल जाएगा। तो आप आराम से ले सकते हैं। आपको जाना है कहाँ पर, पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपको हर एक जो सेक्शन है, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का पहला टेस्ट दिया हुआ है, तो आप पहले टेस्ट को लगा सकते हैं। और टेस्ट उस तरीके से जो इस क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वही क्वेश्चन उसमें भी दिए हुए हैं, कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन ऐड कर दिए गए होंगे, हो सकता है संभावना तौर पे। तो आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, या हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं, आराम से हमारे पास पहुँच जाएगा और मैं उसकी आपको सामान्य तौर पर सारी जानकारी आपको वहीं पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इससे जुड़ जाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप जाइए प्राइम एकेडमी पे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम जी स्पेक्ट्रस मीडिया के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो फ्री मिल जाएंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी सब्जेक्ट्स पर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, रेलवे, दिल्ली प्लस, यूपीएसआई। तो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जा सकते हैं और एक्सेस ले सकते हैं। ये वाला जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है और इसकी कुछ आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें मैं फ्री में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोज देख सकते हैं आप। इसके अलावा प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐप वाले जो हैं वो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, यूट्यूब वालों के साथ जयराम जी की। बाकी धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।